हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर 4% का स्टार्ट करते हैं। और बीच में 1-2 दिन दोस्तों वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। अब आज से हम हर रोज़ एक वीडियो स्टार्ट करेंगे और हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उतार लीजिए आप तुलनात्मक, हेडिंग डाल लीजिए। ये अभी छोड़ दीजिएगा, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है, अभी इसको करवाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, तुलनात्मक मान। तुलनात्मक मान अर्थात कि कंपैरेटिव वैल्यू। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में हमारा कंपैरेटिव वैल्यू पूछा गया हो, कंपैरेटिव वैल्यू अर्थात कि अगर उस प्रश्न में कंपैरिजन किया गया हो और लास्ट में हमें कंपैरिजन किया गया मान पूछा गया हो, तो उस प्रश्न में हमें रियल वैल्यू जो होता है, जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात उस वास्तविक मान को लेकर ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि उस प्रश्न में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम स्थिर मान नेगलेक्ट कर सकते हैं। स्थिर मान जो होगा वो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और उसको नेगलेक्ट करके भी हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक मान में हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हम तुलना करते कैसे हैं, और कैसे पता चलेगा कि उस प्रश्न में हमें तुलनात्मक मान ही पूछा गया है। तो दोस्तों तुलना हम 3 चीज़ों से करते हैं। या तो हम तुलना परसेंटेज से करेंगे, या तो हम तुलना फ्रैक्शन से करेंगे, या तो तुलना हम रेशियो से करेंगे। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, और रेशियो अर्थात अनुपात। इन्हीं तीनों चीज़ों से हम हमेशा ही कंपैरिजन करते हैं, प्रतिशत से, भिन्न से और अनुपात से। अगर प्रश्न के लास्ट में हमें प्रतिशत निकालना हो, या भिन्न निकालना हो, या अनुपात निकालना हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह प्रश्न हमारा कंपैरेटिव वैल्यू की मान निकालने के लिए ही पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आएगा। और मैं एक बार और बोल दूं कि अगर प्रश्न में ये तीनों चीज़ें निकालना हो, कोई तीनों चीज़ों में से एक भी निकालना हो सकता है, 2 भी निकालना, तो ऐसे अगर परसेंटेज निकालना हो, या हो फ्रैक्शन निकालना, या रेशियो, तो हमें उस प्रश्न में वास्तविक मान जो वास्तविक मान होगा उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी हमारा स्थिर मान होगा, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने अभी समझा है। इसका हिंदी मैंने दोस्तों आपको लिखवा दिया था, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ। पेज पलट के आप देख सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। और इसमें दोस्तों हमारा है ऑप्शन 25%, 56%, 56 सही 1/4%, 37.5% और डी है हमारा 42%। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आपके ऑप्शन भी परसेंटेज में ही पूछा गया है और हमें लास्ट में परसेंटेज ही निकालना है, अर्थात यह क्वेश्चन तुलनात्मक मान पर ही निर्भर है। तो हम इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। कह रहा है कि द बेस रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 25%। तो बेस रेडियस कह रहा है कि इंक्रीज हो गया 25%। 25% का मान होता है 1/4, यही होता है। और रेडियस आर मान लेते हैं, आर रेडियस ही होता है, आर से डोनेट करते हैं। और हम यहाँ एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्किल का, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब 25% कह रहा है कि हम रेडियस को बढ़ा देते हैं, अर्थात कि जो त्रिज्या है उसको 25% बढ़ा देते हैं। तो 4 का 25% कितना होता है, 1। अर्थात अगर रेडियस 4 होगा तो 25% बढ़ के 1 बढ़ जाएगा। तो पहले रेडियस 4 था, अब हो गया कितना, 5। 4 था रेडियस, 1 बढ़ गया अर्थात 5 हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। कह रहा है तो इसमें जो परसेंटेज एरिया में परसेंटेज चेंज आएगा, प्रतिशत प्रभाव आएगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें तो तुलनात्मक मान ही कुल मिला के निकालना है।
तो आप यहाँ पर मैंने बोला था कि जो भी प्रश्न में स्थिर वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट मान होगा, हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई हमेशा ही कांस्टेंट होता है, चाहे सर्किल कोई भी हो। अगर ये देखिए हमने इसका त्रिज्या R1 ले लिया और कोई इतना बड़ा सर्किल है, हमने इसका त्रिज्या ले लिया R2, पाई का मान दोनों के लिए ही दोस्तों 22/7 होता है। पाई का मान दोनों के लिए ही 22/7 होगा। किसी भी सर्किल के लिए पाई का मान या कोई भी चीज़ हो, हर जगह पाई का मान 22/7 ही होता है, अर्थात कि पाई कांस्टेंट होगा, अर्थात पाई स्थिर होगा। तो हम यहाँ पर पाई को नेगलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात हटा सकते हैं। इस सर्किल को मिटा देता हूँ, आपको उतारना होगा बाद में आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हमने यहाँ नेगलेक्ट कर दिया इस पाई को, अर्थात अब हम एरिया को पाई आर स्क्वायर ना मान के हम क्या मान लेंगे, आर स्क्वायर। हम यही समझ लेंगे कि हमारा एरिया आर स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, आर 5 रखेंगे आर की जगह तो 25, चेंज कितने का आया, 9 का आया। अब हमें निकालना है प्रतिशत चेंज यूनिट्स एरिया। अब पहले की तरह हो गया, कितना है 16 था एरिया, 16 में चेंज कितने का आया, 9 का आया। तो 100 में कितने का, 100 में कितने का, कितना हुआ 1/16 हमारा होगा 2, 1/16 होगा 6 सही 2/3, तो 9 6 का 54, 56 सही 1/6 सही 2/3%, सॉरी सही 6 सही 1/4% होगा दोस्तों। 9 6 का 54 और 9/16 का निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 9 6 का 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 का 54, 9 ऊपर जाएगा, अब ऊपर तो बड़ा हो गया तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, मथा के ये 56 में हो जाएगा और ये 1/4। तो 9/16 का परसेंटेज मान 56 सही 1/4% होगा। इसको दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल से निकालना सिखाया है कि हमें भिन्न उन्न कैसे निकालना है पहली क्लास में ही। अगर आप उसे नहीं पढ़ें तो उसे जाके पढ़िए, मैं हर जगह बार बार आपको डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन भी लगेगा कि बहुत देर में सॉल्व हो रहा है। तो चलिए दोस्तों 56 सही 1/4 हमारा आंसर हो गया। यही तो निकालना था प्रतिशत चेंज, यही निकालना था, अर्थात हमारा आंसर है 56 सही 1/4 बी। देखिए दोस्तों हमने उसको नेगलेक्ट करके भी हमने आंसर हमारा वही हुआ है। इसका अर्थ यही है कि जब हम वास्तविक मान ना लेकर भी अगर हम कांस्टेंट वैल्यू नेगलेक्ट कर देते हैं तब भी हमारा जो प्रश्न में उत्तर में जो है, प्रश्न के उत्तर में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा, उत्तर हमारा वही आएगा। तो चलिए दोस्तों उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पॉज करके आप उतार ही लिए होंगे, मुझे जहाँ तक मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तुलनात्मक मान के बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो प्रश्न क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि इफ़ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is increased by 14% and its height is increased by 37 सही 1/2%, then find the percentage change in its volume। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन में पढ़िए, तब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ जो हिंदी में इसका है। कह रहा है किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए।
दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, तब तक मैं ऑप्शन को उतार लेता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि किसी लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए। कितना परसेंट बढ़ाने का बात बोल रहा है दोस्तों? 40%। 40% का हमारा भिन्न मान क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगा। क्यों? क्योंकि 1/5 का परसेंटेज 20 होता है, तो 2/5 का 40% होगा। अब कह रहा है कि 40% बढ़ा दिया उसका रेडियस। कितना बढ़ा दिया? बेस रेडियस जो है 40% बढ़ा दिया था। 5 था रेडियस हमारा, 2 बढ़ा दिया। 5 था रेडियस, 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। यही है। अब कह रहा है आगे क्या? कह रहा है आगे कि इसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए। 37 सही 1/2% कह रहा है इसकी ऊंचाई घटा दी जाए। 37 से 1/2% का भिन्न मान क्या होता है? 3/8। उम्मीद है दोस्तों अब आपको याद हो गया होगा। अर्थात कि 8 था, अब कह रहा है घटा दी जाए, तो 8 में से 3 घटा दिया गया। अर्थात हाइट, HEIGHT हाइट अर्थात ऊंचाई 8 था, घटा दिया। ऊंचाई लिख देता हूँ यार, अब तो इतना पता ही होगा। 8 था ऊंचाई, कह रहा 37 से 1/2% घटा दी गया। अर्थात 37 से 1/2% 3 होगा, तो 8 था, 3 घटा दिया। पहले था 8, घटा दिया 3, कितना हो गया? 5। तो कह रहा है कि अब बताइए उसके आयतन में प्रतिशत चेंज कितना होगा? उसके आयतन में प्रतिशत चेंज कितना होगा? तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम अर्थात आयतन। अब दोस्तों आयतन का हमारा जो सर्कुलर सिलेंडर का आयतन जो होता है उसका फार्मूला होता है πr²h। ये दोस्तों हमारा आयतन होता है। अब देखिए दोस्तों लास्ट में हमारा क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज चेंज ही तो पूछा हुआ है। तो हमने बोला था कि जहाँ भी प्रतिशत निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो या रेशियो निकालना हो अर्थात अनुपात, तो वहाँ पर हमें रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ जो भी स्थिर मान होगा हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। स्थिर मान क्या है यहाँ पर? पाई, क्योंकि पाई का मान हमेशा ही 22/7 होता है, तो हम इसे हटा सकते हैं। हटा दिया, काट दिया, मतलब मिटा देते हैं। अर्थात हमें आयतन का मान r² ही रखना है। हम ये मान लेंगे कि हमारा वॉल्यूम का आयतन r² है। ठीक है, तब चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। r कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 7, r का मान यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 और 5 हाइट है, कितना होगा? 5 9 45 हासिल 4, 5 का 20 4 24, 245 होगा यहाँ पर आयतन। अर्थात यहाँ पर आयतन आया 200, यहाँ पर 245। चेंज कितना आया आयतन में? आया दोस्तों 45 का। ये 45 ही तो ज़्यादा है इससे। तो आयतन में ही तो प्रतिशत चेंज निकालने के लिए पूछ रहा है। तो प्रतिशत चेंज निकालने के लिए पूछा, पहले कितना था? 200 था, पहले आयतन 200 था। अब चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ? 45 का चेंज हुआ। तो प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कटेगा 200 कितने से? 2 गुना से। 100 का नाम 100, 100 दूनी 200। 45/2 कितना हो गया? 22 सही 1/2% अर्थात 22.5%। तो यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप उसे उतार लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आंसर कौन है? ए है हमारा। उतार लीजिए दोस्तों। आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल में 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया, अभी को कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है कि इफ़ एक्स अर्न्स 25% more than y, what percent less does
वाई अर्न देन एक्स। हिंदी में लिखवा देता हूँ दोस्तों। कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक्स वाई से 25% का मान कितना हुआ, 1/4। तो क्या कह रहा है, एक्स वाई से 25%, तो जिससे होगा वो होगा हमेशा नीचे, जिससे होगा, अच्छा जिसका पूछा गया वो हमेशा नीचे होता है। तो एक्स वाई से 25%, तो एक्स वाई से 25%, तो किससे, वाई से, तो जिससे होगा वो नीचे, तो वाई का मान 4। कितना अधिक है, 25%, 25% अर्थात एक अधिक है, तो 4 का 1 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि एक्स वाई से पूछा है, तो जिससे पूछा है वो हमेशा नीचे होगा, तो ये वाई का मान 4 है और 1 अधिक है तो 5 एक्स का मान हो गया। अर्थात कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, यही तो है। अब पूछ रहा है कि कह रहा है कि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए वाई एक्स से, तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। वाई एक्स से, तो किससे, एक्स से, एक्स कितना है 5, किससे, जिससे वो था तो वो नीचे होगा, तो एक्स से कहा है, तो एक्स अब कितना % कम कमाता है, तो 1 कम कमाता है। अब परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, कैसे पूछा है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। बताइए वाई एक्स से, तो वाई एक्स से, तो किससे, एक्स से, तो जिससे वो नीचे, तो एक्स के मान कितना 5, और कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, तो 100 में कितना कमाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए आप जल्दी से इसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उतार लिया होगा आपने, क्या करा अगला क्वेश्चन, जल्दी से उतारते हैं। कह रहा कि इफ कृष्णा सैलरी इज 16/2/3, 16 से 2/3% लेस देन राधा by how much percentage does Radha salary is more than Krishna, is more than Krishna। उम्मीद है दोस्तों मेरे साथ ही आपने उतार लिया होगा प्रश्न को। अब मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, हिंदी में क्या होगा। कह रहा है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से, तो बताइए राधा की आय कृष्णा के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब वहाँ भी दोस्तों हम देखते हैं। कह रहा है कि 16 सही 2/3%। क्या कह रहा है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, हमें पता है 1/6 होता है। इस प्रतिशत का भिन्न मान यही होता है, हमने याद कर रखा है। अब कह रहा है कि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना कम है, 16 सही 2/3%, तो किससे, कृष्णा की राधा से, तो राधा की आय कितना अगर है 6 है, तो कृष्णा की आय 16 सही 2/3% अर्थात 1 कम होगा। तो अगर मैं बोलूँ कृष्णा और ये राधा, तो कह रहा है कि कृष्णा की आय राधा से 16 सही 2/3%, तो राधा से, तो राधा से जो जिससे वो नीचे, तो राधा 6, एक कम है, तो 6 से 1 कम कितना होगा 5, यही तो होगा। 1 आया इन दोनों में, 1 मिनट, एक आया,
अंतर एक ही आय इनमें। अब पूछ रहा है क्या, तो बताइए राधा की आय कृष्णा के आय से, राधा की आय कृष्णा के आय से जिससे, तो कृष्णा की आय कितना है 5। तो ये तो पूछा कि राधा की आय कृष्णा की आय से, तो जिससे, जिससे पूछा है वो नीचे रहेगा 5। कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक ही तो अधिक है, तो एक, तो 100 में कितना, यही प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा दोस्तों 20% आएगा। जल्दी से उतार लीजिए आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों आगे जल्दी से पढ़ते हैं, और क्या है अब आगे का क्वेश्चन। कह रहा है कि P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q by how much percentage is Q लेस देन P, ये लेस देन P, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ, कह रहा है कि P Q से 6 गुना है, P Q से 6 गुना है, बताइए Q P से, बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शन दे देता हूँ, 55 सही 5/4%, 84 सही 3/1%, 60 सही 6/4%, 60 है, और डी है 83 सही 1/3%। जल्दी से करते हैं इसको भी। कह रहा है कि P Q से 6 गुना है, P Q से 6 गुना है, तो अगर मैं Q मान लूँ 1 तो P 6 गुना है तो 6 हो जाएगा, अगर Q को मान लूँ 1 है तो P 6 गुना है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए Q P से कितना कम है, तो कितना कम है Q P से, 5 कम है, 5 ही तो कम है। तो कह रहा है बताइए Q P से कितना है, बताइए Q P से, तो जिससे वो नीचे रहेगा, कितना कम है 5 कम है, तो 100 में कितना होगा, परसेंटेज ही तो पूछा है, तो होगा कितना 83 सही 1/3%, क्योंकि हमें पता है 5/6 का प्रतिशत वैल्यू 83 सही 1/3% होता है, हमने याद भी कर रखा था। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप 1 मिनट टाइम दीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट टाइम देके अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए भाषा को। तब तक मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ हिंदी वालों को इस क्वेश्चन को। तो लिखिए हिंदी में, A B C व D ने एक पेन 56 लाख रुपए में ख़रीदा। A B C व D ने एक पेन 56 लाख में ख़रीदा। B + C + D का हिस्सा, ये देखिए बोर्ड पर लिखा है B + C + D, ऐसे लिखना है। B + C + D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है, A के हिस्से का 460% है, जबकि A + C + D का हिस्सा, ऐसे लिखना है जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ A + C + D, ऐसे A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366.66% है, तथा C का हिस्सा A + B + D के हिस्से का 40% है, तथा C का हिस्सा A + B + D के हिस्से का 40% है। तो D का हिस्सा ज्ञात करें, तो D का हिस्सा ज्ञात करें। वीडियो को पॉज करके आप लिख के 1 मिनट इसको ध्यान से क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, और मुझे ये पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा बोर्ड पर तो इस प्रश्न ही लिखा हुआ है, तो आप अपने कॉपी में देखते रहिएगा इस प्रश्न को। मैं सॉल्व करता हूँ। इसने कहा क्या है, इसने कहा है, पहले हम भाषा पहला कह रहा है कि A + B + C, A B C व D का हिस्सा, A B व C व D ने एक पेन को 56 लाख रुपए में ख़रीदा है। 56 लाख में ख़रीदा दोस्तों, पता नहीं कौन सा पेन 56 लाख में ख़रीदा इन्होंने ख़रीदा 56 लाख रुपए में ख़रीदा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में B + C + D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है।
कितना है 460। अच्छा दोस्तों, मेरे को क्या निकालना है, एक बात ध्यान रखिए, हमें निकालना है डी का, क्या है डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालना है तो अगर मैं ए बी और सी इन तीनों का निकाल लूँ, इन तीनों का हिस्सा निकाल लूँ, ए बी और सी का, और इन चारों का मान कितना है, इन चारों का हिस्सा 56 लाख है, तो इन तीनों का निकाल लूँ तो हमारा डी का निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं इन तीनों का हिस्सा ए बी व सी का। तो चलिए निकालते हैं कैसे। अब क्या कह रहा है, लाइन पढ़िए, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। कितना है, 460% है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, भिन्न में, तो देखिए कैसे होता है। 400% लिख सकते हैं प्लस 60%, ऐसे तो लिख सकते हैं। 400 का भिन्न मान कितना होगा, 4। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू 60% हमें पता है कि 2/3 होगा, 2/5, क्योंकि 1/5 का हमारा 20% होता है, तो 2/5 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 40% हो जाएगा। ये मैंने पहले क्लास में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। अगर आपने ये नहीं किया पहला क्लास अटेंड, तो पहले आप उसे जाके अटेंड करिए, तभी यहाँ समझ में आएगा। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं, 5 का 20, 2 22, 60 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। 60 है तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 60% इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब 460% का भिन्न मान कितना होगा, 5 चौका 20, 3 23/5, यही हुआ। तो अब लाइन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का, किसका, ए के हिस्से का, तो जिसके वो होता है नीचे वाला, एक के हिस्से का ना, तो जिसके या जिसका या जिससे मैंने बताया था वो नीचे वाला होता है। और b प्लस सी प्लस डी कितना है, 23 होगा, क्योंकि 5 का 460% कितना होगा, 23, तो a का 5 है तो b का 23। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका a का हिस्सा 5 है, b प्लस सी प्लस डी का हिस्सा 23 है, तो कुल कितना हुआ, 23 प्लस 5 कितना हुआ, 28 यूनिट। इन सब का हिस्सा कितना हुआ, 28 यूनिट। मगर ये इन सब का हिस्सा क्वेश्चन में, प्रश्न में कितना दिया है, 56 लाख। तो इसको हम 28 यूनिट इज इक्वल टू 56 लाख कर देंगे, 56 लाख। ठीक, अब 28 56 तो कट जाएगा कितने से, 1 यूनिट का निकलेगा, 1 यूनिट का निकलेगा, 28 दूनी 56 लाख, तो 2, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक, तो हमें निकालना ए का मान, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट 2 लाख, तो 5 यूनिट कितने का, तो 5 यूनिट इंटू 2 लाख में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख, तो ये हिस्सा निकल के आएगा मतलब ए का 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख, तो 5 यूनिट इक्वल में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। ये हमारा ए का हिस्सा निकल के आया, ए का हिस्सा, ठीक है, ये निकल के आया 10 लाख। इसको उतार लीजिए, फिर मिटा के बी का हिस्सा निकालते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। अब आते हैं अगले पे, अगले लाइन पे क्या कह रहा है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, मगर बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगले लाइन में ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है। आप इसको दोस्तों लिख लीजिएगा ऐसे, तो ऐसे लिख दीजिएगा 366.66 ... ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 366 सही 2/3% लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2/3, इस 2/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट में 6 आएगा। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखवाया था आपको। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। और फ्रैक्शन क्या होगा, 300 का 3, 66 सही 2/3 का कितना होगा, 2/3 है ना, पता तो है। 1/3 का 33.5%, तो 2/3 का वही होगा 66 सही 2/3। निकलवाना सिखाया है मैंने आपको। 3 × 9 10 11, इसका मतलब इसका हो जाएगा 11/3। 3 × 9 2 11, 11/3। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11/3 निकल के आ गया। ठीक है, अब लाइन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का, किसके हिस्से का, बी के हिस्से का। तो बी के हिस्से का, तो बी नीचे वाला क्या होगा, जिसके हिस्से का, तो वो नीचे वाला होता है, तो 3। और ए प्लस सी प्लस डी
का हिस्सा कितना है, बी के हिस्से का 366 सही 2/3%, तो बी 3 है तो इसका 3 का 366 सही 2/3%, 11 होगा। तो ये हमारा ए प्लस। अब ये बी का हिस्सा है, ये ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा है। अब तीनों का हिस्सा, सबका हिस्सा कितना हो गया, ये सबका हिस्सा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 11 और 3 14, अर्थात 14 यूनिट हो गया इन सब का हिस्सा। मगर इन सब का हिस्सा 14 यूनिट है, मगर प्रश्न में कितना दिया है 56 लाख, तो इसको हम 56 लाख के बराबर कर देंगे। 56 लाख LAKH काट दीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 से 56 कटेगा, 14 तिहास 14 चौका 56, ठीक है, 4 लाख के बराबर आ गया। 1 यूनिट जो है हमारा 4 लाख के बराबर आ गया। इसका हिस्सा निकालना हमें, निकालना तो बी का हिस्सा अब है, ए का तो हमने निकाल लिया, कोने लिख देते हैं, ए का हिस्सा 10 लाख है, बी का निकालना है। तो बी है कितना 3 यूनिट, मगर हमें यूनिट में थोड़ी ना निकालना है, हमें तो लाख में निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 4 लाख है, तो 3 यूनिट के बराबर कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 लाख, 12 लाख, ये 4 लाख है, ठीक है, 3 चौका 12 लाख हो गया। तो हमारा एक ये हो गया, निकल आया, ठीक है। मैं यहाँ कोने लिख देता हूँ, आप मत उतारिएगा इसको, मैं बाद में इसको मिटाना पड़ेगा ना, 12 लाख, ठीक है। अब आप इसको उतार लीजिए इतना, ठीक है, ये कोने वाले को छोड़ के, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सी का निकालना है बस हमको, तो चलिए सी का निकालते हैं और फिर अगला लाइन पढ़ते हैं सवाल का कितना क्या बोला है। तो हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो चलिए सी का हिस्सा निकालते हैं और अगला लाइन पढ़िए सी का हिस्से के लिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस डी, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, कितना है 40%। 40% हमारा इसका भिन्न होता है 2/5, तो कह रहा है सी का हिस्सा, ध्यान रखिएगा, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से के, ए प्लस बी प्लस डी के किसके हिस्से के, वो होगा नीचे वाला, तो अर्थात ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से के 5। तो कह रहा है सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से के 40% है, तो अर्थात अगर ए प्लस बी प्लस डी 5 है तो सी कितना होगा 2 है, ठीक है। अब हमें सबका हिस्सा कितना हो गया, सबका हिस्सा जोड़ लेते हैं, ए बी प्लस सी प्लस डी, सबका हिस्सा हो गया हमारा, कुल मिला के सारा सबका हिस्सा मिला के हमारा हो गया 7 यूनिट, कितना हो गया 5 2 7 यूनिट। जबकि केवल में कितना दिया है 56 लाख, तो 7 यूनिट 56 लाख, सवाल में सबका हिस्सा 56 लाख मिला के हुआ ना, तो सब कुल मिला के सबका हिस्सा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 1 यूनिट बराबर दोस्तों हो गया 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 8 लाख, हमें निकालना किसका हिस्सा, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना दिया है 2 यूनिट है, मगर हमें यूनिट में तो निकालना नहीं, तो 1 यूनिट बराबर 8 लाख, तो 2 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 लाख से, 8 दूनी 16 लाख, अर्थात सी का जो हिस्सा आया दोस्तों वो 16 लाख आया, ठीक है। अब हम आराम से डी का हिस्सा निकाल लेंगे, कैसे, टोटल हिस्सा कितना है 56 लाख, सबका हिस्सा ए प्लस बी प्लस सी डी का हिस्सा, सबका हिस्सा 56 लाख है। मगर मैं आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसको उतार लेना आप, यहाँ करता हूँ। ए का हिस्सा कितना है 10 लाख निकाला, बी का हिस्सा कितना है 12 लाख, सी का हिस्सा कितना है 16 लाख, इन सब का हिस्सा 56 लाख है। हमने इन तीनों का हिस्सा निकाल लिया, इनको जोड़ लीजिए, आएगा 38 लाख, कितना होगा 38 लाख, ठीक है। सबका हिस्सा 56 लाख है, ठीक है, और इन तीनों का हिस्सा माइनस कर दीजिए तो 38, तो डी का हिस्सा निकल आएगा, कितना होगा 18 लाख, ठीक है। तो डी का हिस्सा 18 लाख आ गया, डी का हिस्सा 18 लाख। हमने क्या किया, इन सब का हिस्सा निकाल लिया और इन तीनों का, और सबका हिस्सा था इतना, इन तीनों का हिस्सा माइनस कर दिया, तो डी का हिस्सा हमारा क्या। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाक से, और उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट, if 60% of the student in a school are boys, ठीक है, and the number of girls
ऑफ गर्ल्स इज 972. How many boys are in the school? मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ जल्दी से, लिखिए आप। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियाँ हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियाँ हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में दे देता हूँ, एक 1648, बी है 1458, सी है 1278 और डी है 1789। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद सवाल पर हल करते हैं। चलिए हल करते हैं इसको सॉल्यूशन। कह रहा 60% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, जो 60% है वो क्या है, बॉयज़ हैं। तो 60% का क्या हो गया, 3/5, ये हमारा फ्रैक्शन होता है 60% का। अब कह रहा 60% हमारा तो जो है वो बॉयज़ ही है। तो ये जो क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ ये स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। क्योंकि 60% अर्थात ये 60% बोल रहा है कि बॉयज़ हैं, तो 5 का 60% 3 होगा। तो ये जो नीचे वाला है ना ओरिजिनल नंबर, यही है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल होगा। क्योंकि सवाल में यही कहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़। ठीक है, तो टोटल हमारा कितने हैं स्टूडेंट, 5, और बॉयज़ कितने हैं, 3। तो अगर बॉयज़ हमारे 3 हैं तो गर्ल्स कितने हुए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमारे 5 है। गर्ल्स लिख दो यार, GIRLS। तो 5 है तो 2 बचे गर्ल्स। ठीक है, अब गर्ल्स हमारा यूनिट मान लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअल है नहीं। तो 2 यूनिट गर्ल्स हैं, मगर दिया का प्रश्न में कितना है, 972 गर्ल्स हैं। तो इसको 972 के बराबर कर दीजिए। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा, काटे पीटिए तो देखिए क्या होगा, 2 1 का नाम 2, 2 3 6, 2 1 का नाम 2, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। 1 यूनिट बराबर 486। तो हमारा गर्ल्स की संख्या ये मतलब 972 था, 1 यूनिट 486 आ गया। तो हमें बॉयज़ का निकालना है दोस्तों। तो बॉयज़ 3 यूनिट है, बॉयज़ जो हैं 3 यूनिट है, हमें यूनिट पे तो निकाला नहीं है, हमें एक्चुअल निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 486, तो 3 यूनिट बराबर कितना, तो 3 को 486 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा हमारा 1458। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे उतार लीजिए जल्दी से। मैं एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है कि 7% किसी विद्यालय में 7% लड़के हैं। तो 7% लड़के हैं तो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5। अर्थात 5 लड़के हैं तो उसमें से 5 पूरे स्टूडेंट हैं। कुल छात्रों की संख्या 5 है तो उसमें से 3 जो है उसका 60%, 3 जो है वो लड़के हैं। तो बॉयज़ हमने 3 ले लिया। तो अगर 5 कुल छात्रों की संख्या है तो 2 लड़कियां होंगे, क्योंकि 3 लड़के हैं। 2 लड़कियां हैं 2 यूनिट, मगर लड़कियों की संख्या कितना दिया, 972। तो 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 यूनिट 486 है। हमें पूछा है लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 3 यूनिट हमने निकाला था, मगर 3 यूनिट अगर 1 यूनिट 486 है तो 3 यूनिट को 486 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1458 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन है बी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।